हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम हेलो एरिन्स, एराइल हैलाइड, क्लोरोबेंजीन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि एराइल हैलाइड में तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन सारे आ जाते हैं, पर मेनली हमारा डिस्कशन क्लोरोबेंजीन के नियर बाय चलता है। तो क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन जो है वो डायरेक्ट फिनाइल रिंग से C6H5 से जुड़ा हुआ रहता है, और हम किसी भी हेलोजन को हेलो एरिन्स तब बोलेंगे, या मैं ये कहूँ कि हम किसी भी हैलाइड को हेलो एरिन्स तब बोलेंगे जब उसका जो हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के कार्बन से बॉन्डेड हो, एरोमेटिक कार्बन के रिंग से बॉन्डेड हो। ठीक है, जैसे ये है क्लोरोबेंजीन, तो दिस इज द क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में बेंजीन ये फिनाइल ग्रुप है। अब जैसे अगर मैं ये बोलूं तो ये तो बेंजीन है C6H6, पर बेंजीन का एक हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह ये क्लोरीन आ गया। ठीक है, तो बेंजीन के यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन है उसकी जगह क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। अगर मैं ये हटा दूं तो ये क्या है बेटा? ये देखो C6H5, ये है C6H5Cl। ठीक है, तो हम इस ग्रुप को फिनाइल ग्रुप बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? फिनाइल ग्रुप। पर यहां पर C6H5Cl है, C6H5 को हम फिनाइल कह रहे हैं बेटा, और यहां पर जो क्लोरीन है या हेलोजन एटम है, अभी जरूरी क्लोरीन हो, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी हो सकता है, तो कोई भी हेलोजन ग्रुप जब एरोमेटिक रिंग के कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एराइल हैलाइड में क्लासिफाई करेंगे, हेलो एरिन्स बोलेंगे। ठीक है, अब हम यहां पर क्लोरोबेंजीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लोरोबेंजीन में क्या होता है कि जब भी कोई ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो OH ग्रुप हो, चाहे वो NH2 हो, चाहे NO2 हो, CH हो, जब भी कोई ग्रुप एरोमेटिक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ता है तो वो एरोमेटिक कार्बन के साथ डीलोकलाइज्ड होता है, एरोमेटिक कार्बन के साथ कंजुगेशन शो करता है, एरोमेटिक कार्बन के साथ रेजोनेंस शो करता है। और ये सारा हम GOC में अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं क्लोरोबेंजीन का आइडिया दे रहा हूँ। यानी कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस ग्रुप का इस रिंग के साथ रेजोनेंस होगा। अब ये रेजोनेंस दो तरह के होते हैं बेटा। ये जो आने वाला ग्रुप है, अगर वो इस रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस हो जाएगा। और अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है रिंग से तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस हो जाएगा। तो रेजोनेंस दो तरह के हैं। अब ये अगर आपको वो रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस क्या है, अगर आप भूल रहे हो या किसी वजह से आपको समझ में नहीं आए हैं पहले, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप इसको चीज को माइंड में बिठा लोगे, ये नहीं आएगा तो चैप्टर कैसे समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्लोरीन का जो मिनिमम कंसेप्ट, क्लोरोबेंजीन में जो मिनिमम कंसेप्ट आपको रेजोनेंस के समझ में आने चाहिए, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सीधा देखो बोर्ड पे, मैंने इसलिए पहले से ये ड्रॉ कर रखे हैं ताकि टाइम से हो जाए। अब मैं इसका पहले रेजोनेंस कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो क्लोरीन, इस क्लोरीन पर हमारे पास बेटा 3 लोन पेयर है। ये क्लोरीन पर हमारे पास क्या है? 3 लोन पेयर है। और क्लोरीन पर जब 3 लोन पेयर है तो जब इस एटम पर लोन पेयर है तो ये लोन पेयर रिंग को देगा। ये लोन पेयर क्या करेगा? रिंग को देगा। तो जब ये, अब यहां से यहां ये और ये एक ही बात है बेटा। अब क्या हुआ, यहां पर ये क्लोरीन जो है वो इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, अपना लोन पेयर दे रहा है। तो जिस समय ये क्लोरीन का लोन पेयर इधर जा रहा है तो देखो उस समय क्या हो रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड, बोर्ड पे ध्यान देते रहो बेटा, ये वाला बॉन्ड यूं टूटा। जो देखेगा उसको समझ में आएगा, फोकस करेगा। ये बॉन्ड यूं टूटा, ये बॉन्ड यूं टूटा, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ गए, और यहाँ पर ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इस पे शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि यहाँ आपने जो पाई बॉन्ड देखा वो यहाँ पर आ गया।
ठीक है, और ये वही जो पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब जब यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी मैंने क्या किया, ये वाला बॉन्ड यूं तोड़ दिया, ठीक है। तो इस ऑर्थो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और जिस कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है उस पे पॉजिटिव आ गया। तो ये कार्बोनियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ये कार्बोनियम क्या करेगा, इस लोन पेयर ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेगा। ये कार्बोनियम क्या करेगा, इस क्लोरीन से ये लोन पेयर ले लेगा, यानी ये क्लोरीन से एक लोन पेयर ले लेगा। तो बुक में है ना ऐसे लिखा हुआ रहता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब जैसे ही ये क्लोरीन का लोन पेयर इसके पास गया, ठीक है, तो अब ये क्लोरीन का लोन पेयर चला गया, तो क्लोरीन पे अब लोन पेयर घटकर कितने हो गए, 2 हो गए, क्योंकि ये वाला जो लोन पेयर है वो आपने क्या देखा, किसके साथ शेयरिंग में आ गया, कार्बन के साथ शेयरिंग में आ गया। तो डेफिनेटली क्लोरीन पर अब लोन पेयर 2 ही रहेंगे और एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो इधर आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आया था उसी ने तो इस क्लोरीन के एक लोन पेयर के साथ शेयरिंग कर ली। तो अब ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। फर्स्ट तो यही है जो ओरिजिनल दिख रहा है। अब जब यहाँ पर हुआ तो मैंने क्या कहा, देखो इस क्लोरीन पर कितने लोन पेयर हैं, 2 हैं, एक प्लस चार्ज। तो मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ और देखो ये बॉन्ड ये वाला लोन पेयर यहाँ शेयर हुआ तो ये वाला आ गया हमारे पास, और ये यू बॉन्ड गया तो ये नेगेटिव चार्ज, ठीक। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे ये वाले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होके आ गए। और बाकी आप देख लो यहाँ पर ये है, मैंने क्या कहा, आपको नहीं आता है रेजोनेंस, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, पहला मैं काम कर रहा हूँ आपको रेजोनेंस का बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन करके फिर ही चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने क्या देखा, क्लोरीन ने अपना लोन पेयर, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, किसको शिफ्ट किया, रिंग के कार्बन को, ठीक है। यानी हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन ने अपना लोन पेयर दिया, क्लोरीन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, दिखाई आपको। तो क्लोरीन ने अपना जैसे ही लोन पेयर दिया, क्लोरीन ने जैसे ही अपना लोन पेयर डोनेट किया तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। तो ये जो रेजोनेंस स्टार्ट हुआ वो कैसे स्टार्ट हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन डोनेशन से, इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन डोनेशन से, इसीलिए इस रेजोनेंस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस। इस रेजोनेंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस यानी यहां पर इस रेजोनेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस को हम प्लस आर इफेक्ट कहते हैं या फिर प्लस एम इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि रेजोनेंस को हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, डीलोकलाइजेशन, मोर एंड लेस ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स हैं। तो प्लस आर, अभी आप इसको हम प्लस आर और प्लस एन एक ही बात है। मैंने बोला इस क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन का प्लस आर इफेक्ट है, मतलब क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस शो कर रहा है। इज इट क्लियर, ठीक। तो ये क्लोरीन का लोन पेयर जा रहा है। अब आप ध्यान से देख लो, और अगर आपको लग रहा है कि ये बॉन्ड वापस कैसे टूटे, कैसे हुए, तो वीडियो पॉज करके 10 या 20 सेकंड रिवर्स करके रिप्ले करके देख लो, समझ में आ जाएगा। अब देखो बेटा, अब ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और मैंने क्या कहा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है, इसको हम प्लस आर इफेक्ट या प्लस एन इफेक्ट बोलेंगे। अगर मैंने प्लस एन इफेक्ट बोल दिया तो भी चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में जो टर्म यूज की हुई है वो प्लस आर की हुई है, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, अब जैसे ही यहां पर ये आया, अब ये सिचुएशन आ गई। अब ये सिचुएशन आने के बाद क्या होता है, अब थर्ड रेजोनेटिंग, सेकंड से थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो ये पाई बॉन्ड बेटा ऐसे तोड़ दो, क्योंकि हमेशा जो पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड में ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने बॉन्ड ये यू तोड़ दिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन, बोर्ड पे देखते जाओ, ये दोनों वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, पेरा पोजीशन पे आ गया। कहाँ आ गया, पेरा पोजीशन पे, ठीक है। तो ये पेरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, और ये वाला पाई बॉन्ड जो एज इट इज है, ये वाला एज इट इज है। हमने तोड़ा किसको, इसको तोड़ा। जब हमने इसको तोड़ा तो
ये यहाँ टूट गया तो यहाँ प्लस आया और यहाँ माइनस ऑलरेडी था, ये माइनस ऑलरेडी है, यू जाने से यहाँ प्लस आया, तो ये माइनस प्लस ने क्या किया, ये माइनस प्लस ने यहाँ बॉन्ड बना लिया और ये चार्ज हट गया यहाँ से, क्योंकि ये आपस में न्यूट्रल हो गए। ये माइनस है, इसके बॉन्ड यहाँ टूटने से यहाँ प्लस आया, अभी आपने देखा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड बन गया। ठीक है, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड बनने के बाद बिल्कुल फोर्थ भी उसी तरह से बनेगा। अब आप देखो, अब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड यू जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस लोन पेयर से रिपेल होंगे दूर। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई स्टूडेंट बोलता है सर ये बॉन्ड यू क्यों नहीं टूटा, कैसे टूटेगा, दो लोन पेयर एक ही, इधर भी लोन पेयर इधर भी लोन पेयर, रिपल्शन हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। सिस्टम को तो स्टेबिलिटी चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, तो अगर ये बॉन्ड आपने यहाँ तोड़ दिया तो यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव रिपेल करेंगे। इसलिए हमेशा नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में पाई बॉन्ड को तोड़िए। तो ये यूं जाएगा, जैसे ये यूं जाएगा तो यहां पर देखो आप, जो चीजें पहले से ही है वो आप लिख के छोड़ दो। जैसे यहाँ पहले, अच्छा यहाँ प्लस लगाना भूल गया, अब ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस है ही, ठीक है। तो ये देखो बेटा, ध्यान से देखो, अब आप खुद सोचो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बॉन्ड ये टूटा, तो ये तो यहाँ माइनस है ही ऑलरेडी। यहाँ पर ये जो पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ गए, ऑर्थो पर आ गए, और ये ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा, आ गया, और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, यानी न्यूट्रल हो गए और बॉन्ड बन गया। ये इलेक्ट्रॉन पेयर था जिसमें बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा, ठीक है, और ये वाला इधर आ गया। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आरएस का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब फिर क्या होगा, फाइनल ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर वापस इसके पास चला जाएगा, यानी ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ आ जाते हैं। तो एक पेयर, दो पेयर तो है, और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया। अब तीसरे इलेक्ट्रॉन पेयर आने से क्या हो गया, तीसरे इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आने से क्या हो गया, यहाँ पर तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, ये रहा। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वापस आपस में क्या करेंगे, ये वापस आपस में बेटा बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। तो ये आपके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो वो क्या करो, एक बार रिप्ले देख लो इसका, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कुछ प्रैक्टिस करोगे तो आपके धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी। बिना प्रैक्टिस से कोई चीज समझ में नहीं आती है। अगर आप एग्जाम में सही करो तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहां पर देखो बेटा, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां पर, अब इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखकर, इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखकर हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाते हैं। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड का जो सीधा साधा कंसेप्ट होता है कि आप देख लो, पहले चार्ज कहां कहां आ रहा है, ठीक है। तो टोटल मिला के क्लोरोबेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। टोटल मिला के क्लोरोबेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से फर्स्ट और फोर्थ न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सेकंड थर्ड फोर्थ पर वो भी न्यूट्रल है पर आयोनिक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज उसमें है। जैसे NaCl क्रिस्टल क्या है, न्यूट्रल ही है पर उसमें Na+ और Cl- एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि 2 पर तो क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, 3 पर है, तो हम क्या करेंगे, इस पर 2 तो लोन पेयर बना देंगे क्योंकि मेजोरिटी 2 लोन पेयर वाली, और एक पार्शियल पॉजिटिव लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, क्योंकि इन सब का कंट्रीब्यूशन लिया जाता है बेटा। ये मैंने खूब प्रैक्टिस कराई है GOC में, ठीक है ना। तो थोड़ी चीजें या जिस बच्चे ने पढ़ा है भूल गया है तो उसको तुरंत याद आएगा, क्योंकि यहां मैं प्लस नहीं लिख सकता, मैं यहां प्लस लिख सकता था कब, अगर ऐसा होता कि इन 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे प्लस चार्ज होता, तो फिर प्लस 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 तो यहाँ प्लस आता, लेकिन यहाँ पर नहीं है,
यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब ये हुआ बेटा कि पूरा प्लस नहीं है, क्योंकि दो क्लोरीन न्यूट्रल है और 3 क्लोरीन पर प्लस है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है। और यहां पर देख लो, एक बार ऑर्थो पर, एक बार पेरा पर और एक बार वापस ऑर्थो पर। ये ऑर्थो पोजीशन, ये पेरा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन। आपको मालूम है जो ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है उसमें हमको बहुत अच्छे से मालूम है बेटा, जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 2 और 6 पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, 4th पोजीशन को हम पेरा पोजीशन कहते हैं, 3rd को हम मेटा पोजीशन कहते हैं, 5th को हम मेटा पोजीशन कहते हैं। तो ऑर्थो मेटा पेरा, ठीक है। तो अब आप देख लो बेटा, यहां पर क्या हो गया, ऑर्थो तो देखो एक तरह से है ना, -1 है लेकिन 3 पार्ट में डिवाइड है, तो 1/3 नेगेटिव यहाँ है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/3 नेगेटिव, माइनस ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, यहाँ -1/3, -1/3, मतलब टोटल मिला के -1 सेटिस्फाइड होना चाहिए। लेकिन हम जब चार्ज की वैल्यू <1 होती है तो हम है ना एक ये -1/3 नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। आप देख लो, ऑर्थो पर ये रहा, पेरा पर ये रहा, इनका मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज आया हुआ है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। इनका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये देख लो 2nd और 4th में, एक बार पेरा पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इस तरह से अब पाई बॉन्ड कहां है, पाई बॉन्ड 2nd, 3rd और 4th में यहां है पाई बॉन्ड यहां है। उसके बाद पाई बॉन्ड आप देखो, इन दोनों कार्बन के बीच में भी है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में भी ये रहा, इन दोनों कार्बन के बीच में भी पाई बॉन्ड है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में भी पाई बॉन्ड है, ये रहा, इन दोनों कार्बन के बीच में भी पाई बॉन्ड है, और इन दोनों कार्बन के बीच में, यानी पाई बॉन्ड हर जगह है। तो इसीलिए अपन इसको ये डैश 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 डैश, यानी पाई बॉन्ड डी हर जगह है, तो इसको इस तरह से बनाएंगे। तो अब ये हो गया, इसको बताता है, ये कंजुगेटेड सिस्टम है। लेकिन अगर आपको कंजुगेशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भी चलेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बन गया क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अब ये क्लोरोबेंजीन का जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन गया, जिसको हम RH कह रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन चुका है। किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी उसके रेजोनेटिंग हाइब्रिड से क्लियर होती है। तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ठीक है बनाने आने चाहिए, पर अगर आप कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, तो आपको इसके बारे में सोचना है। आपके माइंड में ये वाला इमेज आना चाहिए। तो क्लोरोबेंजीन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं है, ऐसा है नहीं है, कैसा है, ऐसा है। हकीकत में क्लोरोबेंजीन ऐसा है। आप जिन्होंने रेजोनेंस अच्छे से पढ़ा है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं। ये तो जब एडवांस कंसेप्ट आए तब मालूम पड़ा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हाइपोथेटिकल है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। उन सबका एक कंजुगेटेड सिस्टम बनता है जिसको हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हैं। तो एक्चुअल क्लोरोबेंजीन कैसा है, ऐसा है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड उसकी हकीकत है, रेजोनेंस हाइब्रिड उसकी हकीकत है। ये इसके डिफरेंट मुख क्या बोलूं मैं, मास्क है, ठीक है। मुखेटा है, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, मुखोटा, ठीक है। तो ये नहीं, ये आने बनाना चाहिए, लेकिन हकीकत ये बार बार बोल रहा हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। 11 में बुक में बार बार लिखा हुआ है GOC के अंदर, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इसीलिए किसी भी रिएक्शन का जो केमिकल रिएक्शन है, उसका रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, जब हम सोल्व करते हैं तो हम उसका आंसर रेजोनेटिंग हाइब्रिड के बिहाफ पर देते हैं। जैसे यहां पर देखो, ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यानी क्लोरोबेंजीन पर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्लोरोबेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं बेटा,
इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच साइड पर अटैक करें। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो किसी मॉलिक्यूल से, किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बॉन्ड बनाते हैं। यानी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स के भूखे होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। वो हमेशा इस फिराक में रहते हैं, हमेशा इधर उधर देखते रहते हैं, और वो ऐसी जगह ढूंढते हैं, ऐसे ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल को ढूंढते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर दे या फिर जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइट। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। वो इलेक्ट्रोफाइल किसी के ऊपर भी अटैक करके, जैसे इलेक्ट्रोफाइल आप पर अटैक करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आपसे बॉन्ड बना लेंगे। न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल तो जैसे मान लो न्यूक्लियोफाइल आप पर अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल आपको अपना इलेक्ट्रॉन देके आपसे बॉन्ड बनाएगा। समझो मेरी बात को। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके आपके साथ बॉन्ड बना लेगा। न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन आपको देकर आपके साथ बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए हम न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल आपका इलेक्ट्रॉन पेयर लेके और आपके साथ बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन रिच साइड पर ही अटैक करेगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलने की ज्यादा उम्मीद हो। तो ऑब्वियसली क्लोरोबेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ऑब्वियसली जब क्लोरोबेंजीन पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक करेगा। वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ही प्रेफर करेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों अटैक करता है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के और आप उसमें लिखो कि क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्लियर है, उसके रेजोनेटिंग हाइब्रिड से क्लियर है, दोनों वर्ड यूज करो। क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्लियर है और क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग हाइब्रिड से क्लियर है कि उसके ऑर्थो और पैरा कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोफाइल इन ऑर्थो और इस पैरा कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होकर बॉन्डिंग करेगा। यानी वो इलेक्ट्रोफाइल की पसंदीदा जगह ये वाली है। इलेक्ट्रोफाइल की पसंदीदा जगह कौन सी होगी? ऑर्थो कार्बन या फिर मेटा कार्बन, सॉरी पैरा कार्बन। पर ये मेटा पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये अगर ये गया भी यहाँ तो यहाँ जाके अरे नहीं यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर तो चार्ज है ही नहीं, नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, नेगेटिव ऑर्थो और पैरा पर है। इसीलिए क्लोरीन को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। इसीलिए क्लोरीन को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस की वजह से, इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस की वजह से, इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस की वजह से, प्लस आर इफेक्ट की वजह से ही इस एरोमेटिक रिंग में ऑर्थो और पैरा कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुए हैं। इलेक्ट्रोफाइल की जो पसंदीदा जगह बनी है वो ऑर्थो और पैरा इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस की वजह से बनी है। तो अब अगर आपको कोई ये कहता है कि वाई क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब वो इसका मतलब वो ये कह रहा है, वापस सुनना, आपसे कोई क्वेश्चन करता है, क्योंकि ये बहुत करेंगे क्वेश्चन आपसे टीचर्स और एग्जाम में आएगा कि क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है, मतलब क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक्सप्लेन व्हाई। तो आप बोलोगे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है उसकी वजह से, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है उसकी वजह से क्लोरीन के एरोमेटिक रिंग में ऑर्थो पैरा और ऑर्थो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो क्लोरोबेंजीन के जो ऑर्थो और पैरा कार्बन है वो ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन रिच हैं एज कंपेयर टू मेटा। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल किन कार्बन को प्रिफर करेगा बॉन्डिंग के लिए?
ऑर्थो और पैरा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को यहां से ज्यादा उम्मीद है इलेक्ट्रॉन पेयर मिलने के, या इलेक्ट्रोफाइल सोचेगा कि मैं यहां से ज्यादा आसानी से इनसे इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब क्लोरोबेनिन पर होगा तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आएगा। ठीक है, हम इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब पढ़ेंगे, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। पर मैंने फिर भी इसका बेसिक कंसेप्ट दे दिया क्योंकि वो कंसेप्ट आ गया। दूसरा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हो सकता है इसके लिए एक क्लास की और जरूरत भी पड़े, लेकिन यहां तक आपको समझ में आ चुका है। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं कि यहां पर क्लोरोबेनिन, जब हम क्लोरोबेनिन को जब हम, ये क्लोरोबेनिन है, और क्लोरोबेनिन पर जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो क्लोरोबेनिन पर जब हम क्लोरोबेनिन को जब हम एक्वस केओस से रिएक्शन करते हैं, चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl पर एक्वस केओस से रिएक्शन किया तो क्या हो जाएगा, CH3CH2OH और KCl। इस रिएक्शन को हम SN रिएक्शन बोलते हैं, प्राइमरी है तो SN2 हो जाएगा, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें क्या हुआ, इसमें ये क्लोरीन हटा और यहां पर ये K प्लस OH माइनस, ठीक है, तो ये OH माइनस आयन यहां पर अटैक करेगा, ये OH माइनस आयन यहां पर अटैक करेगा, तो और ये क्लोरीन लीव करेगा, तो फिर यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। यानी बात तो यही वही है कि ये OH माइनस आयन यहां अटैक तो कर रहा है, पर ये लीव नहीं कर रहा है, ये लीव नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं लीव हो रहा है ये, क्योंकि यहां पर क्यों नहीं लीव हो रहा है, तो यहां पर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया। इसको क्या बोलते हैं, ये सिंगल बॉन्ड, ये डॉटेड बॉन्ड है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, यानी यहां पर क्लोरीन और ये एरोमेटिक कार्बन, क्लोरीन और ये कार्बन है बेटा, ये रेड डॉट किसको बता रहे हैं, कार्बन को बता रहे हैं, ठीक है, ये रेड डॉट अभी कार्बन को बता रहे हैं। तो ये वाला कार्बन और क्लोरीन एक दूसरे से ज्यादा मजबूती से जुड़े हुए हैं यहां पर। क्यों, क्योंकि क्लोरीन ने जब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस किया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, यानी सिंगल बॉन्ड तो है और साथ में एडिशनल बॉन्ड ये वाला भी है जो डॉटेड ब्लू लाइन से देख रहे हो आप। ये डॉटेड ब्लू लाइन से जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना है ये रेजोनेंस की वजह से बना है, ठीक है। तो अब कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बीच में क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ध्यान से समझना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि इसके बीच में किसी भी तरह का रेजोनेंस नहीं है। यहां पर क्लोरीन पर लोन पेयर तो है, लेकिन ये लोन पेयर इस क्लोरीन का रेजोनेंस इधर से हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेजोनेंस के लिए कंडीशन ये होती है कि क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस पर पाई बॉन्ड होना चाहिए, जो कि है, तो ये रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, यहां पर नहीं है, ठीक है। हम और भी एग्जांपल देखेंगे, पहले शांति से समझो बेटा। यहां बहुत क्लियर हो रहा है कि यहां रेजोनेंस नहीं बन सकता, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पर पाई बॉन्ड होना चाहिए, है ना, तभी तो वो आगे जाएगा। तो यहां पर रेजोनेंस नहीं है और यहाँ कार्बन क्लोरीन सिंपल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये OH माइनस आयन इस क्लोरीन को आराम से हटा सकता है, क्योंकि ये क्लोरीन उतना मजबूती के साथ यहाँ नहीं जुड़ा हुआ है। तो OH माइनस आयन इसको, OH माइनस आयन जब बैक अटैक करता है तो OH माइनस आयन में इतनी ताकत होती है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड वीक है तो उसको धक्का दे देके बाहर निकाल ही देता है। लेकिन यहां पर ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पर क्या आ गया, पार्शियल
पार्शियल डबल बॉन्ड, तो पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से क्या होगा, यानी एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया ना इन दोनों के बीच में। बेटा देखो ये पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया इन दोनों के बीच में, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों आया, तो देखो पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों आया, नंबर 1 क्यों आया, तो रीजन है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ Cl, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रे, रीजन पूछे तो। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या हो गई, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्या क्या इफेक्ट आएंगे वो लिख रहा हूं मैं। पहला इफेक्ट हमारे को नजर आया कि इसका बॉन्ड लेंथ रिड्यूस हो जाएगी, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग बढ़ गई, अट्रैक्शन बढ़ गया, ये ज्यादा पास में आ गए, बॉन्ड लेंथ रिड्यूस हो गई। बॉन्ड लेंथ रिड्यूस होने के बाद अब नंबर 2 पॉइंट, बॉन्ड लेंथ रिड्यूस हो गई। दूसरा बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। दूसरा बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज हो गई। सेकंड पॉइंट, क्या क्या हो गया, क्या क्या बदलाव आ गए, क्लोरोबेंजीन के कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बीच में क्या क्या चेंजेस हुए इस प्लस आर इफेक्ट की वजह से। पहला हुआ पार्शियल डबल बॉन्ड का बन गया, पार्शियल डबल बॉन्ड बनते ही क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ रिड्यूस हो गई, कार्बन क्लोरीन की ये वाली जितनी होनी चाहिए उससे कम हो गई, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो गई, जो ब्लू डॉटेड लाइन दिख रहा है। अब इस कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ी, इससे क्या हुआ, तीसरा पॉइंट LEAVING, लिविंग टेंडेंसी ऑफ Cl डिक्रीज। अब ये इसको मुश्किल से छोड़ेगा क्योंकि मजबूती से दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो चुकी है। तो यहां कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बीच में क्या हो गया, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाने की वजह से क्या हो गया, क्लोरीन अब हार्डली लीव करेगा। अब क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट, अब इसके ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो करता रहे भाई, तो करता रहे अटैक करता रहे। समझ में आई बात, कुछ नहीं हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अपने अटैक करे जा रहा है और सारे अटैक फेल होते जा रहे हैं इसमें। ठीक है, बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, रिफ्लेक्ट होगा, अटैक करेगा, रिफ्लेक्ट होगा। यानी मेरे हाथ में बॉल है, मैं दीवार पे मार रहा हूं, वापस आ रही है, दीवार पे मार रहा हूं, कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि वो दीवार को छेद के उस पार चले जाए या दीवार पे जाके चिपक जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सीधा बिल्कुल उसी तरह से मेरे सामने जो बॉल है, मेरे हाथ में रबड़ की बॉल है, मैंने फेंकी वापस आ गई, फेंकी वापस आ गई, उसी तरह से ये अटैक थक हार के न्यूक्लियोफाइल बैठ जाएगा। क्या करेगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ प्लस आर इफेक्ट की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया और कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ गया। धनाधन अटैक हुए जा रहे हैं इस पर, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। क्लोरीन अपनी जगह बैठी है तो बैठी है, जिस क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ी हुई है तो जुड़ी हुई है। ठीक है, इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक का कोई असर नहीं हो रहा है, इसीलिए रिएक्शन नहीं हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसेंट रिएक्शन डिक्रीज,
यानी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत दे ही नहीं रहा है, अभी अगर देख ले तो दे ही नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे ना रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई इसकी, क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई, क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी, क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्टिविटी है, क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो गई, किसके टूवर्ड्स, न्यूक्लियोफाइल के। न्यूक्लियोफाइल कितना ही अटैक कर रहा है, बेचारा दुखी हो गया है, यार ये हट क्यों नहीं रही है, मैं जब एल्काइल हैलाइड पे अटैक करता था तो तुरंत क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तेजी से निकल जाते थे और मैं उनकी वैलेंसी की जगह खुद बैठ जाता था। मतलब न्यूक्लियोफाइल ये सोच रहा है कि जब मैं एल्काइल हैलाइड पे अटैक करता था तो हेलोजन को उनकी चेयर से इजीली धक्का देके उठा देता था, भगा देता था और मैं उनकी चेयर पे खुद बैठ जाता था, और आज क्यों नहीं बैठ पा रहा हूं। तो न्यूक्लियोफाइल को ये कंसेप्ट समझा देना बेटा, इस वजह से वो नहीं बैठ पा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, हेलोएरिन्स हार्डली गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्या हुआ, अब न्यूक्लियोफाइल ने फिर जुगाड़ बिठाया कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, अब तो गुस्सा आ गया, इसकी इंसल्ट हो गई है, इसका प्रेस्टीज पॉइंट बन गया है, क्या मैं इस क्लोरीन को हटाऊंगा तो मदद लेगा। यानी क्लोरोबेंजीन पर अगर नया न्यूक्लियोफाइल आना है तो वो ड्रास्टिक कंडीशन में आएगा। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब जबरदस्ती आना, हथकंडे अपना के आना, अलग तरीके से आना। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब होता है हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट, ये सब मिलकर क्लोरीन को हटा पाएंगे, ये सब मिलकर। यानी ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर क्या होता है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। तो न्यूक्लियोफाइल अस्त्र शस्त्रों के साथ आता है, पहले तो निहत्था आ रहा था, अब अस्त्र शस्त्रों के साथ आता है, हाई टेम्परेचर लेके आता है, हाई प्रेशर लेके आता है, वेपन्स लेके आता है, हाई प्रेशर वेपन्स इसके। तो अब न्यूक्लियोफाइल वेपन्स लेके आता है, कौन से वेपन्स लेके आता है, हाई प्रेशर वाला वेपन लेके आएगा, हाई टेम्परेचर वाला, किसी कैटलिस्ट को बुला लेगा, चल मेरी मदद करना, ठीक है। जैसे इंडिया भी, ठीक है, चाइना के लिए रफाल लेके आई, ठीक है। तो देखो बेटा अब क्या होगा, तो क्लोरोबेंजीन पर जो रिएक्शन होती है बेटा वो ड्रास्टिक कंडीशन में होती है। इस क्लोरीन को हटाने के लिए, ठीक है, कंसंट्रेटेड KOH लेते हैं। आई मेरी बात समझ में, कंसंट्रेटेड KOH मतलब बहुत सारे OH माइनस आयन देगा। आप देख लो गलवान घाटी में चाइना पर अभी जो हुआ है, तो क्या था, जब अटैक हुआ, या थोड़ा अटैक तो नहीं हुआ, थोड़ी बहुत टेंशन हुई, ठीक है, तो आर्मी कम थी, तो वहां डाइल्यूट आर्मी थी, क्या थी, डाइल्यूट आर्मी थी, एक्वस KOH था, मतलब डाइल्यूट KOH था। और जैसे टेंशन बढ़ा, उसको अपोज करने के लिए हमने कंसंट्रेटेड आर्मी यूज की, मतलब नंबर ऑफ आर्मी मेंस बढ़ा दिए, आर्मी बढ़ा दी। तो कंसंट्रेटेड KOH का मतलब नंबर ऑफ OH माइनस आयन बढ़ा दिए, ताकि अटैक तेजी से हो, एक अटैक करे और उसका एक अटैक खत्म हो तो दूसरा अटैक करने के लिए चालू हो जाए। तो कंसंट्रेटेड KOH कर दिया, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर क्या करा दिया, टेम्परेचर बढ़ा के 623 केल्विन कर दिया, बाप रे, ठीक है। प्रेशर, जबरदस्त प्रेशर बढ़ाओ, इंडिया, ठीक है, प्रेशर बढ़ा ही रहा है चाइना पे, ठीक है, तो डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ा दो, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ा दो, 300 ATM प्रेशर कर दिया, तो 300 ATM प्रेशर, 623 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो इतनी ड्रास्टिक कंडीशन में ये क्लोरीन इन धनाधन अटैक हो रहे हैं इस पे, क्योंकि कंसंट्रेटेड KOH है, ठीक है, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ये टेम्परेचर इसके बॉन्ड को तोड़ने में लग गया, क्योंकि टूट नहीं रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत बढ़ गई है, हाई टेम्परेचर चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बढ़ा दिया टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसमें बेचारे क्लोरीन इस दबाव में आके, इस टेम्परेचर की वजह से
चुपचाप आपने देखा चाइना की आर्मी पीछे हटती जा रही है, देख ही रहे हैं अपन न्यूज में। तो यहां पर भी क्या हुआ, चाइना अपनी पोजीशन को लीव करके अपनी कंट्री की तरफ मूव कर रहा है, उसी तरह से यहां पर भी क्लोरीन लीव कर रहा है और ओज आ गया और फिनोल बन गया। तो कहने इसको बोलते हैं हम ड्रास्टिक कंडीशन, ठीक है। तो इस ड्रास्टिक कंडीशन की वजह से, ड्रास्टिक कंडीशन में ही ये रिएक्शन होती है। अब क्वेश्चन ये आता है बेटा, चलो ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन हुआ, लेकिन ये ठीक है ना, फिर हम इसमें ना थोड़ा एसिड भी डालते हैं बाद में। तो फर्स्ट इसमें क्या होता है, फर्स्ट ये होता है बेटा, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने बुक में देखा है एसिड भी डालते हैं, तो वो भी बता रहा हूं क्यों डालते हैं, ठीक है। पहले तो हमने क्या किया, इसको 300 एटीएम और 623 केल्विन पर तो रिएक्शन कराई। जब रिएक्शन कंप्लीट होने वाली होती है तो थोड़ा हम एसिड डाल देते हैं। अब वो एसिड क्यों डालते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, या मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं, छोटा सा पॉइंट है, एसिड क्यों डालते हैं। तो बेसिकली देखो फिनोल बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, फिनोल बना, OH हटते फिनोल बना। फिनोल बना तो हमने कंसंट्रेटेड KOH लिया हुआ है। हमने क्या लिया हुआ है बेटा, कंसंट्रेटेड KOH। तो KOH कंसंट्रेटेड KOH ले लिया, तो रिएक्शन के बाद भी KOH बचा हुआ रहेगा। पहले जब हमने किया था तो aqueous KOH लिया था, तो OH तो वैसे ही कम लिया था, ठीक है। अब जब कंसंट्रेटेड KOH लिया है तो रिएक्शन होने के बाद हमने KOH तो बहुत सारा लिया, जितना क्लोरोबेंजीन था उससे बहुत ज्यादा KOH लेना पड़ा। आपको समझ में आ गया, मैंने अभी वो चाइना वाला एग्जांपल भी इसलिए दिया कि हमारी आर्मी तो कम ही लग रही थी, लेकिन टेंशन होने पर हमने आर्मी बढ़ा दी। अब जब टेंशन खत्म हो जाएगी तो जो बाकी जो एडिशनल आर्मी हमने वहां भेजी है उसको वापस लाना है ना, वो वहां बिठा के क्या करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर जो KOH है, ठीक है ना, उसको न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। तो एसिड डाल देंगे बचे हुए KOH को। मेरी बात समझ में आई। चाइना और इंडिया का टेंशन हुआ तो इंडिया ने क्या किया, आर्मी 3 गुना 4 गुना कर दी, जबकि वहां इतनी जरूरत नहीं थी। वहां 100 आर्मी मैन की नीड थी, हमने 400 कर दिए। अब वापस टेंशन रिलीज हो गई, शांति हो गई, तो हम वहां 400 नहीं रखेंगे, चलो थोड़ा सेफ्टी के लिए पहले 100 रख रहे थे तो 150 रख देंगे। तो बाकी करीब 250 आर्मी को तो वापस उनके कैंप में बुलाएंगे ना, ठीक है, वहां रखने से मतलब नहीं है। तो उसी तरह से हमने जब कंसंट्रेटेड KOH लिया था, लेना हमारी मजबूरी थी, क्लोरीन मान नहीं रहा था, तो कंसंट्रेटेड KOH ले लिया। तो OH में डिजाइन बहुत ज्यादा है, तो रिएक्शन के बाद भी KOH बचा रह जाएगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड लेते हैं। और अगर हम एसिड नहीं लेंगे तो फिनोल वापस KOH से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, क्योंकि फिनोल वापस KOH से रिएक्शन करके, क्योंकि फिनोल क्या है, फिनोल बेसिकली एसिडिक है, इसको कार्बोलिक एसिड बोलते हैं फिनोल को। तो क्या हो जाता है बेटा, अगर हम रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एसिड नहीं डालेंगे तो एक्सेस KOH न्यूट्रलाइज नहीं होगा, और न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो वो फिनोल से रिएक्शन करके फिनोल को सोडियम फिनोऑक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो हमको फिनोल प्रोडक्ट नहीं मिलकर सोडियम फिनोऑक्साइड आयन मिल जाएगा, अगर हम एसिड नहीं लेंगे तो, बोल रहा हूं मैं। और अगर एक्स्ट्रा एसिड ले लिया तो सारा KOH कंज्यूम। तो यहां तक हमने बात कर ली। अब डेफिनेटली क्वेश्चन यही है कि अगर ये रिएक्शन हो रहा है, भले ड्रास्टिक कंडीशन में हो रहा है, पर कुछ तो मैकेनिज्म होगा। जैसे मैंने एल्काइल हैलाइड का मैकेनिज्म किया था, SN1 और SN2, तो इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म है। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, नंबर 1। फिर ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन पर अलग अलग सब्स्टिट्यूट लगा दें कि ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन पर रिएक्शन क्या होगी, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन पर रिएक्शन कैसे होगी। यानी इनके ऑर्थो, पैरा या मेटा पर हमने नाइट्रो ग्रुप लगा के रिएक्शन करके देखेंगे। हम यहां पर CH3 या कोई दूसरे ग्रुप भी लगा के रिएक्शन करेंगे, यानी अलग अलग तरह के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। और ये सब हम जानने के लिए, ये सब समझने के लिए आप सबको नेक्स्ट क्लास का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। हम नेक्स्ट क्लास में एराइल हैलाइड्स पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म और उस पर सब्स्टिट्यूशन के इफेक्ट डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू so much, my dear students.